मुदस्सिर ठोकर साहब सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं और बाकी लीड डॉन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जल्दी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मुदस्सिर साहब, इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा सीधा, और सवाल ये है कि जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दिया है, इस पर आपके रद्द-ए-अमल। अभी की बात की थी, राणा साहब की भी बात। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा देश है ये से चलता है या मजहब है तो हमारे जहन में मौत करेंगे। तो फिलहाल मजहब के नाम पे सियासत ज़रूर बढ़ रही है। मैं अपने मेहमान की तरफ दोबारा इस सवाल के साथ ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुल्क में कई सारे ऐसे हालात हैं, दोनों चीज़ों को नज़र में रखना होगा। देखिए, किसी भी समाज को बुरा भला कहना यकीनन ये गलत बात है और किसी भी समाज को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, समाज के चंद अनासिर गलत हो सकते हैं, हर एक का अपना पैराया होता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, मुल्क के जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरीके से अभी हमने हालिया कुछ महीनों में देखा है, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और कोई भी किसी भी कोने में खड़ा होकर के किसी भी मज़हब को गाली दे देता है, किसी भी मज़हब के पैरोकार को गाली दे देता है, किसी भी मज़हब के रहनुमा को गाली दे देता है, पैगंबर को गाली दे देता है, मैसेंजर को बुरा भला कह देता है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इससे हर किसी को आहत होती है। इवन सिर्फ उसी मज़हब के मानने वाले नहीं, बल्कि दूसरे मज़ाहब के मानने वाले लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि इसी समाज में गंदगी फैलती है। इसके साथ साथ जो इबादत गाहें हैं, उस तरह की जो बयान सामने आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल में संभल का वाक़या हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या नाम है, सूफ़ी दरगाहों का मामला चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे अभी दावेदारी पुख्ता की जा रही है। उसके साथ जामे मस्जिद दिल्ली की बात चल रही है। उसके अलावा मुजफ्फरनगर की मस्जिद का आज मामला सामने आया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम सामने में देखें तो देखिए, कानून अपनी तरफ है, अपना काम कर रहा है भले भांति, लेकिन अलग हट करके कानून से बहुत सारे लोग इस समाज के ऐसे हैं, सभी मज़ाहिब के अंदर, जो कहीं ना कहीं लोगों को वरगलाने, अलग अपने गलत बयानी की वजह से दूसरों तक गलत भरम पहुंचाने और उनको आहत करने की नीयत से ही इस समाज में जीते हैं। और उनका काम ही यही है, वो सुबह उठते हैं, उनको शायद अपनी भलाई, अपनी बेहतरी और अपनी अच्छाई के लिए काम करने के बजाय उनको बस इस चीज़ में मज़ा आता है कि समाज को किस तरीके से आहत किया जाए, दूसरे मज़ाहिब को किस तरीके से ठेस पहुंचाई जाए, और उस हिसाब से कानूनी रास्ता भी अपनाया जाता है और गैर कानूनी भी। हालांकि हुकूमत की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों पर कोशिश होती है रोक लगाने की, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो सभी मज़ाहिब में इस तरह की चीज़ें हैं। अब इस चीज़ की रोकथाम कैसे होगी, इसके लिए सभी मज़ाहिब को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इन तमाम तर चीज़ों को कंडेम करना होगा, ऐसे लोगों को नकारना होगा, नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि इस तरह के लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हरे भरे खेत खलियान या हरे भरे पौधे में, या फिर एक खूबसूरत चीज़ में, या फिर एक समझिए कि एक खूबसूरत से फ्लावर में तेज़ाब डाल देने जैसी बात, वो पूरा का पूरा मुआशरा, पूरी की पूरी सोसाइटी ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये मुल्क हमारा बहुत शानदार है, काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का तमद्दुन हज़ारों साल से चला आ रहा और इसकी मिसाल है। और यही वजह है कि मुल्क की आज़ादी में सभी मज़ाहिब के लोगों ने एक दम होकर के अपनी जान की, अपने माल की कुर्बानियाँ पेश की। लेकिन ये सारी चीज़ें अब इन तमाम तर चीज़ों से अलग हट करके देखी जा रही है, और लोग शुरुआत अपनी सुबह की या फिर अपने दिनचर्या की शुरुआत इन चीज़ों से करते हैं किससे लोगों का नुकसान हो और किससे लोगों को आहत हो। तो हमारे साथ इन तमाम तो चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं आज। एडवोकेट अनायत अहमद साहब पीडीपी के लीडर हैं हमारे साथ, और बबीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, और उसके साथ साथ मुदस्सिर अहमद ठोकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल अनायत साहब, इस्तकबाल करते हैं आपका, और जितना मैं समझता हूँ कि आपके जो चुनिंदा अल्फाज होते हैं जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं पीडीपी के ज़्यादातर लीडरों को हमने देखा है इस जर्नलिज्म के करियर में
कि वो बहुत सोच समझ करके, बहुत संजीदगी से, मैच्योरिटी से बोलते हैं, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने ये क्या कर दिया? नहीं, पहले तो मैं आई मस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी, और दूसरा ये कि जो आपने कुछ अच्छे मतलब अल्फाज का इस्तेमाल किया पीडीपी के वर्कर्स के लिए, रीडर्स के लिए, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि हमें अगर एक आइसोलेटेड वे में आप देखोगे इल्तिजी का स्टेटमेंट, तो आपको वो लगेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उसमें यूज की गई है। लेकिन अगर उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आप देखोगे कि किन सर्कमस्टेंसेस में, किस सिचुएशन, किस माहौल को लेके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और ऐसा तो कोई पहली बार आपने हुआ नहीं हमारे देश में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, ये किनका नारा है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि लव जहाद के नाम पर इस देश में क्या क्या हो रहा है। ये आसाम से लेके अभी आप राजस्थान से लेके गुजरात में लेके ये सारी जगहों में कौन सा माहौल बना दिया है यहाँ के कुछ जो मैं तो इंतहा पसंद ही बोलूंगा, इंतहा पसंद जिम्मन। और आप देखते हैं कि रोज दिन आप देखिए कि एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है, एक नया ड्रामा ही मैं कहूंगा उसको, और कुछ नहीं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड। उधर आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, मस्जिद को लेके वहां पे इतना बड़ा वायलेंस हो गया, इतने बड़े इंसिडेंट्स हो गए, इतने लोग मारे गए वहां पे, और उसके बाद जो योगी जी है उसको अपना कंसर्न दिखाने के लिए एक सेंसिटिविटी देखिए उनकी क्या है, और उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है? आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो करके रही थी जब तक वहां पे तख्ता पलट हो गया, वहां पे शेख हसीना को भाग के लखनऊ आना पड़ा। हम लोग करके रहे थे, और जब वहां पे आप कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी क्या वहां के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ उनके ऊपर जो वहां पे जातियां हो रही हैं या उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, तो उसकी जो अपोजिशन में बैठ के लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में मुझे आप बताइए। और अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, आपकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी हमारी है, सिक्योरिटी एज फार एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड, उसको देख रहे हैं। हमारे जो वहाँ पे इंटेलिजेंस अपरेट्स हैं जो काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। तो उनके जो फेलियर्स को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए ये अपने देश में सारे काम करना चाहते हैं ये लोग, ताकि उसके ऊपर कोई बात ना करे। आप देखिए कि हमारे पूरे देश का मीडिया किसके बारे में बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी जो मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है वो क्या कर रही है। इसके बारे में कोई ये नहीं बात करता है कि क्या ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसीज उसका फेलियर नहीं है, क्या हमारे ये इंटेलिजेंस इनपुट जो लैक ऑफ इंटेलिजेंस है वो नहीं है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सारी चीजों का अगर आप एक बार देखोगे, यहाँ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जो वहां पे हमारी वहां पे दरगाह है उसको लेके अभी विवाद खड़े हो रहे हैं, उसके लिए क्या वो उस दरगाह को लेके कोई रिलीजियस कम्युनिटी मोनोपोली का दावा नहीं कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजियस फेथ विच वी बिलीव इन। वो लोगों को उसमें अकीदत है, तो उसको लेके आप आज उसके नाम पे सारे सवालात खड़े करना पड़ते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पूरा एक्सप्रेस संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में एट सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है कि देयर विल बी एन स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज फार एज द 1947 इज कंसर्न्ड। उसके बावजूद भी देखिए देश में क्या हो रहा है। तो उसके बाद अगर उसके रिस्पॉन्स में कोई एक इंडिविजुअल अपनी राय बयान करता है तो उसको अब ऐसे हाइप करके क्यों बताते हो? देखिए, इंडिविजुअल की राइट को हाइप करना मकसद नहीं है। अभी जिस तरीके से कुछ हिंदुइज्म से जुड़े हुए लोग भी इस तरह के बयान दे रहे थे, कुछ कश्मीरी पंडितों की भी बाइट हमने चलाई, उनका साफ तौर पे कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है, बड़ी लीडर हैं और जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहाँ पे इससे पहले बयानबाजी की वजह से कई सारे जेनोसाइड हुए, यहाँ पे हलाकतें हुई आम लोगों की और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे इतने बड़े पोस्ट पे रहते हुए उनका बयान कहीं न कहीं आग भड़काने की एक साजिश है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे तो हर एक जो नेक नियति पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है उसके पीछे तो बीजेपी को तो हमेशा एक साजिश ही दिखाई देती है। मुझे आप बताइए कि ये जो इतने बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात हमने ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, तो पिछले 10 साल तो यहाँ पे आपका पूरा गवर्नर रूल चल रहा था, और आज की डेट में भी जो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो वो किसके, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, आप देखिए दिल्ली में क्या
क्या हो रहा है दिन दहाड़े। अब तो वहां पे रोज दिन एक मासूम लोगों का कत्ल तो रोज का मामूल बन चुका है दिल्ली में। अब इस बात को भी मैं साइड में रख के उन कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करना चाहता हूं जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं और इल्जाम दे रहे हैं। हमारे जो भी एक बेबाकी के वाले बयानात होते हैं, चाहे वो पीडीपी के किसी लीडर का हो या किसी दूसरी रीजनल पार्टी के कोई लीडर का हो या सेंट्रल में किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर का हो, उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने बीजेपी वालों से या वो लोग जो इनको साजिश का इल्जाम दे रहे हैं या मुसलमानों को भड़काने वाले बयानात देने का इल्जाम लगा रहे हैं, उनसे एक बार ये पूछिए कि इनको तो इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने कश्मीर में ये हालात ठीक कर दिए, वो हालात ठीक कर दिए और यहाँ पे डेफिनेटली एज पर द लॉ एंड जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज कंसर्न डेफिनेटली अच्छे हालात है। तो आप उनको एक बार ये सवाल पूछें, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो एक बार आके ये इंसेस्टर प्लेस को विजिट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने एक तो वहां पे वो बिकॉज दे हैव बीन एंजॉयिंग द लाइफ, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और वहां जाके और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो हम लोग के साथ मिलजुल के इस समाज को बेहतर बनाने में जो काम करना है वो करते हैं। और जो लोग केवल बीजेपी के इशारों पे नाचते रहते हैं ना, वही लोग बैठ के उधर रिपब्लिक टीवी और दूसरे टीवियों के एयर कंडीशन जो टीवी उनके स्टूडियोज हैं बैठ के ऐसे बयान देते हैं और उनके बारे में मुझे आपको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, वो सारे लोग कौन है। और इस सारे में कंक्लूजन में सिर्फ इतना देता चाहता हूँ, जो इल्तिजा जी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आप एक इस तरह से केवल उसको एक वैक्यूम में या आइसोलेशन में नहीं देखिए, उसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखिए कि ये कितने दिनों के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान, उस सीक्वेंस ऑफ जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में अगर आप ये देख रहे हो कि इट इज नॉट अ मिसप्लेस्ड, इट्स अ वेल प्लेस्ड स्टेटमेंट दैट शी हैज गिवन, बट अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखोगे, उस सिचुएशन से रिलेट करके नहीं देखोगे जो सिचुएशन इस देश में बनाई गई है और पर्टिकुलरली पिछले 1 महीने से बन रही है, तो उस सूरत में तो आप किसी भी एक व्यक्ति से, किसी भी इंडिविजुअल से जो हु बिलीव्स इन द यूनिटी, द आइडिया ऑफ इंडिया, तो उसकी तरफ से तो ऐसा स्टेटमेंट आना बाउंड है, बिकॉज क्योंकि एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजियस फेथ और बिलीफ, वी फर्मली बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप और कोई ऐसा काम करेगा विच विल बी डेट्रीमेंटल और इस आइडिया ऑफ इंडिया को डैमेज करेगा, तो उस सूरत में आपको हर एक कॉन्शियस इंडियंस के तरफ से ऐसे स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट जरूर मिलेंगे कि ये आइडिया ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाला काम है और कुछ नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है और इस तरह के स्टेटमेंट हमने देखे भी हैं। ठीक है, हमारे साथ मुदस्सिर ठोकर साहब भी हैं। मुदस्सिर साहब, पहले मैं आपका रद्द अमल चाहूँगा, जो आप कह रहे थे बीच में वो चीज़ें स्किप हो गई थी बीच से, क्या रद्द अमल है इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान के बाद और अभी जो बयान दर बयान चल रहा है? देखिए, इल्तिजा जी जो है, शी इज वॉइस ऑफ कश्मीर। अगर हम इस चीज को पॉलिटिकली डिफाइन करेंगे, उसने पॉलिटिकली अंदाज से ये बात कही है तो सरासर गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि रेंडर अंटू द गॉड द थिंग्स व्हिच आर गॉड्स, रेंडर अंटू द किंग द थिंग्स व्हिच आर किंग्स। एक ह्यूमन होने के नाते शी बीइंग ए मुस्लिम, तो उसने ये जब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो जो वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती बताया गया कि आप ये नारा दे दो, दैट इज रियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक दे रहा है कि डिस्पाइट ऑफ रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ कलर, क्रीड एंड सेक्स, वी आर वन एंड एवरीवन इज हैविंग लिबर्टी, फ्रीडम टू एक्सेप्ट एंड एंजॉय एंड हैव फुल लिबर्टी ऑफ देयर रिलीजन। तो हाउ इट कम्स, जब ऐसी चीजें आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे कि जबरदस्ती आप लोगों से वो करवाना चाहते हैं कि जो उनका दिल नहीं चाहता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ टॉपसी टर्वी हियर। तो उस अंदाज से मुफ्ती जी ने, इल्तिजा जी ने तो कोई गलत स्टेटमेंट बताया नहीं, उसने हिंदुइज्म और हिंदुआता के बीच में एक डिफरेंस बनाई है। She being herself a good scholar, she knows better in which context she has dictated these things. But यहाँ जो बात हो रही है, जैसे कि मैंने पहले ही फरमाया, render unto the God the things which are gods, render unto the king the things which are kings. ये political statement बिल्कुल नहीं है, it's a human statement। और हम भी उसी इंडिया के बाशिंदगान है, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान हो, कन्याकुमारी का मुसलमान हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान है। नो हिंदू हैज राइट टू फोर्स हिम टू चैंट
either no Muslim has right to make Hindus to chant their own religion slogans. तो ये गलत बात है, गलत मैसेज जा रही है थ्रू इंडिया। अगर हम देखेंगे कि 1947 के बाद जब इंडिया हमारा आजाद हुआ, उसमें शायद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हाथ था, जो इंडिया गेट पे अभी भी उनके नाम इंस्क्राइब किए हुए हैं इंडिया गेट पे 93,000, तो उसमें मुस्लिम ही है। अगर 135 स्टोन्स पे इंस्क्राइब नाम लिखा गया, उसमें 93,000 मुस्लिम्स के ही है। यहाँ पे बात सियासी नहीं है, इंसानियत का है। तो इंसानियत के तौर जब हम इन चीजों को देखेंगे, ये सरासर गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वी हैव अ फ्रीडम टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट आवर ओन रिलीजन। नो वन इज हैविंग अ राइट टू थ्रस्ट देयर रिलीजन अपॉन वन अनदर। तो जैसे कि हालांकि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़े बड़े सुरमाओं ने, जो हमारे इससे पहले स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का फ़र्क बताया है। खुद हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों ने इसका फ़र्क बताया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे टाइम पे जबकि मजहबी हम आहंगी ख़त्म हो रही है और फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे टाइम पे इस तरह के स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप मजहब को सियासत, यही मैं बोल रहा था ना, रेंडर अंडर द गॉड द थिंग्स व्हिच आर गॉड्स। जो ऊपर वाले के हाथ में, वो उसको छोड़ दीजिए, वो खुद करेगा। रेंडर अंडर द किंग द थिंग्स व्हिच आर किंग। जो उनको करना है, जिन बादशाहों ने करना है, उन्हें डेवलपमेंट के इश्यूज पे बात करनी है, उन्हें क्राइसिस, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, उन पे बात करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो रेंडर अंडर द थिंग गॉड द थिंग्स व्हिच आर गॉड, ये तो मजहबी मसले है, ऊपर वाले तक छोड़ देते। आई वुड लाइक टू से हियर, फ्यू डेज बिफोर आई वाज रीडिंग दैट भगवद गीता। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसे चीजें कि जो हिंदुज्म है, सनातनी धर्म है, कहाँ पे किसी जगह, यहाँ वहाँ पूरी भगवत गीता में किसी जगह ये नहीं लिखा है कि जहाँ पे आपको मुस्लिम या कोई माइनॉरिटी या क्रिश्चियन या सिख मिले तो उसको डंडे मार के आप जय श्री राम बुलवाइए। तो राम सिर्फ भगवान राम सिर्फ इनके ही भगवान नहीं है। इट्स हैविंग अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ। आप देखो कि राम सेतु की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, इज अ होली स्पिरिट एंड वी रेस्पेक्ट दैट, बट ही हैज नेवर, भगवान राम नेवर टोल्ड द फॉलोअर्स take up the sticks, take up the swords and kill where you find those who don't chant Jai Shri Ram. It is totally an inhuman act. वो अपने तौर से, वो अपने आप से ये चीजें कर रहे because they are immature in the sense. जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा है वो ट्रुथ की तरफ जाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि हम ये कहें। हमने बहुत सारे क्रिश्चियंस को हिंदू बनते हुए देखा, बहुत सारे हिंदूज को मुस्लिम बनते हुए देखा, बहुत सारे मुस्लिम्स को हमने हिंदू बनते हुए देखा, बहुत सारे मुस्लिम्स को हमने क्रिश्चियंस बनते हुए देखा। वो एक ट्रुथ की सर्च में है कि जहां पे हमें ये ट्रुथ मिले, कि जहां पे हमें सेटिस्फैक्शन मिले। देयर इज नो ट्रस्टिंग, यू कांट ट्रस्ट योर रिलीजन अपॉन मी, नीदर आई हैव अ राइट टू ट्रस्ट माय रिलीजन अपॉन यू। इंसान को ये चीजें नहीं करनी चाहिए जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, कि जहां पे बच्चों को जबरदस्ती डंडा उठा के, तलवारें उठा के जय श्री राम बुलवा के भी उनको क्या फायदा मिला। कि दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर परवाज। बिल्कुल, ये सही है। और इसी के रूबरू अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एडवोकेट इनायत साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ। ये जिस तरीके की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, देखिए इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इल्तिजा मुफ्ती नए जनरेशन के एक बड़ा चेहरा हैं और काफ़ी ज़्यादा समझ बूझ भी रखती हैं। प्रीवियस हमने जितनी स्पीचेज़ उनकी सुनी है, इंटरव्यूज़ देखे, उन सब में उन्होंने जो होशियारी से, कमाल अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए और काफ़ी मेच्योरिटी से जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या नए जनरेशन का, अभी आपने देखा कि उनका दूसरा ट्वीट भी आया इस्लामोफोबिया वाला, क्या नए जनरेशन का एक नया अंदाज है जिसकी वजह से जो पहले की पीडीपी थी शुरुआती दौर की और अब की जो पीडीपी है ये एक नए रुख में जा रही है, जिसमें किसी हिंदू और मुस्लिम का बैन नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक क्या नाम है, इलाकाई सियासत या स्टेट की सियासत यहाँ पे गरमाई जा रही है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये बोलना कि ये जनरेशन नई जनरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे कि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ है कोई उदाहरण आपके पास कि ऐसी बात हुई होगी इससे पहले इस देश में?
नहीं, ऐसी उदाहरण नहीं है। सवाल यह है कि आपके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने देखा हिमाचल का वीडियो आपके सामने में आया था, लेकिन आप में से किसी के भी जानिब से, चाहे पीडीपी के, हमने नहीं सुना, शायद हो सकता हो, प्लीज़ हमें करेक्ट करिएगा, किसी भी तरह से एक भी जुमला नहीं कहा गया कि हाँ भाई हमारे कश्मीरी भाई के साथ, बुजुर्ग के साथ गलत हुआ। और कोई भी, चाहे वो पंचायत मेंबर हो या कहीं का भी बाशिंदा हो, किसी को कानून इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह के वहाँ से उन्हें भगाएं या जय श्री राम के नारे लगवाएं। बिल्कुल सही, मैं आपको यही बता रहा हूं कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो एक बार जो चीजें सीमा से बाहर चली जाती हैं तो उसके बाद उसको आप देखोगे तो इस तरह की चीजें तो आती हैं। अभी जो इल्तिजा जी ने ट्वीट दिया ये तो दिखाई दे पड़ा, और ये जो हमारे यंग जनरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जो अनुराग ठाकुर जी हमारे बयान देते आ रहे हैं, जो हमारे हिमंतो विश्वास जी बयान दे रहे हैं, जो हमारे योगी जी बयान दे रहे हैं, तो अगर आप इसको हमारे इसमें एक एक्यूजिशन या आप बोल रहे हैं, इसका ख्याल मैं बोलूंगा आपके जनरेशन की चेंज है, लेकिन इनकी तो जनरेशन ही ऐसी चल रही है। क्या उन्होंने नहीं नफरत का जवाब क्या नफरत से दिया जाए? तो इसलिए इन चीजों को ये अगर आज कुछ बोला जा रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इल्तिजा जी का जो स्टेटमेंट है उसको अपनी जगह रख के मैं बोल रहा हूँ। इन जनरलिटी में बोलूंगा कि यहाँ पे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ बोलना तो बड़ी दूर की बात है। आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, उनके परिवार के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनके अखिलेश जी, उनके बारे में क्या बोला जाता है। तो हम तो मुसलमान होना तो बड़ी दूर की बात है, मुसलमानों के बारे में जो आप बोलते हैं, आपने तो उनको भी नहीं बख्शा। तो उस सूरत में कल उन्होंने बोला, अखिलेश, जब इन्होंने अपने योगी जी ने डीएनए की बात की, उनके बाबर का डीएनए है, तो उसी के रिस्पांस में जब अखिलेश जी ने बोला कि डीएनए चेक करवाएं तो बवाल खड़ा हो गया। तो ऐसी चीजें ये है कि दिस इज अ प्रोपेगेंडिस्टिक डिस्पेंसेशन, जो इसलिए मतलब अभी इस देश को रन कर रहे हैं बिकॉज उनको मेजॉरिटी जो उनको मैंडेट मिला है, या डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट द नंबर्स कि भाई उनके पास ये है कि उनको जो चाहे, सो देन इट बिकम्स द अथॉरिटेरियनिज्म। अगर आप नंबर्स पे जाओगे देन इट इज अथॉरिटेरियनिज्म, उनको जो मन में आए वो करेंगे। अभी आप देखिए कि इतना आपने इलेक्शन पे खर्चा किया, जो हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और क्या हो रहा है इलेक्शन हमारे पार्लियामेंट में? कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे जो सरकार है उनकी नीतियां ऐसी हैं कि वो अपोजिशन को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। आप बिल्स लेके आ रहे हो पार्लियामेंट में, उनका नाम तक आपने चेंज कर। यहाँ तो आप जो अभी आप मुझे हिंदुता और हिंदुइज्म के बारे में डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो तो ट्रू है, लेकिन उसको मान। हाँ, लेकिन सर मसला क्या है, देखिए यहाँ पे चूंकि हमारे साथ जो है मुदस्सिर ठोकर साहब भी हैं, एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, और काफ़ी इनकी पहचान भी है इन तमाम तर चीज़ों में। मैं आपसे सिर्फ इस वजह से इनायत साहब ये पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव जगह रही है। हालांकि अब हमने वो वक्त नहीं देखा, लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है और इसको सींचा है आप लोगों ने। लेकिन क्या फिर उस तरह के हालात दोबारा पैदा करना ज़रूरी है? क्योंकि महवा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और अगर वो कोई बयान देती हैं तो डर ज़रूर सताएगा। ख़ासतौर पर रविंद्र रैना ने आज कहा है, देखा होगा आपने उनका बयान, उन्होंने कहा कि इस तरह से फिर वही माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो दोबारा कुछ कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमें दोबारा वहां रिलोकेट करने की जो कोशिशें हो रही है, इससे हमें और भी ज्यादा सता रहा है डर। मुदस्सिर साहब। जी आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, रैना साहब ने जिस अंदाज से बताया है वो बखूबी वही जानते हैं। बिल्कुल। अगर हम 1947 से लेकर हिस्ट्री को रिपीट करेंगे 1989 तक, 1947 जब हमारा कश्मीर इंडिया के साथ हमारा अकॉर्ड हुआ है, 1947 से लेकर 1989 तक, 89 जब इंसर्जेंसी हुई है, उससे पहले भी क्या वही डर था जो 1989 से आज तक नजर आ रहा था? Had we not accepted that flag then, the flag which we are accepting now? तो हर दौर में अपने अपने चैलेंजेस रहे हैं।
डॉक्टर साहब, Exactly. What I mean to say is this: it's all a political game. They want to rule their thumb over navity. उनको कोई बहाना चाहिए जिस बहाने पे वो यहाँ पे राज करे, जिस बहाने पे वो यहाँ पे बात करे. Otherwise, no Muslim has ever dared to hurt any Hindu of the brothers. Neither any Hindu person dared or by heart has till now hurt any Muslim brother. We are living in a brotherhood since then, now, and in hope in future as well. अब ये सियासत गरमा रहे हैं, इनको इसमें फायदा है. It's not a new thing. It's a political game. So things are going like that. They have to speak. They have to speak on these issues. Otherwise, अगर हम बात करेंगे कि कश्मीर बहुत बड़ा मुल्क itself है, हमारे जो हिस्से हुए हैं, शायद चीन ने भी खाया, जहां पे आई वांट टू रिमाइंड यू हियर, आपने नाम सुना होगा कैलाश पर्वत जी. तो दैट इज वन ऑफ द सैक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज, जहां भगवान शिव रहते जी. नोइंग द फैक्ट कि भगवान शिव, ही इज इन तिब्बत, ही इज इन कैलाश पर्वत, ही मस्ट बी विद इन द प्रेमिसेस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इन तमाम जी सुनिए जी, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है कश्मीर का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है. तिब्बत भी एक जमाने में कश्मीर हुआ करता है, जिसको अक्साई चीन हम कहते हैं जी. चीन ने खाया. हमारा जहां पे भगवान शिव रहते हैं, दैट इज अ होली प्लेस. आज तक कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ाई नहीं. उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसको अपने यहाँ पे लाइए, उनके साथ भिड़ जाइए. हमारे कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड है वो एक बार फिर जिंदा हो जाए, उस पर कोई बात नहीं करेगा. ठीक है, तो हमारे साथ बीजेपी लीडर भी हैं, उनसे पहले हम जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद ठोकर साहब आपकी तरफ आएंगे. बबीता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. बबीता जी, आपका इस्तकबाल है. मैं आपकी तरफ आता हूं सीधा. सवाल यह है कि इससे पहले जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती का बयान सामने आया, उस पर आपका रद्द अमल. जी नमस्कार. नमस्कार. हाँ जी, उनके बयान से तो मुझे बस यही लगता है कि देखो, वो अभी छोटी है, तो मदर की तरह वो पॉलिटिक्स ना करे तो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा. तो चलो, अब बचपन में जो सियासत उन्होंने घरों में देखी है, अपने घर में देखी है, जो अभी तक देखी है, मैं उसी हिसाब से अपने आप को ना उसी ट्रैक पे लाना चाह रही है. मतलब बबीता जी, आपको लग रहा है कि बचपन में नफरत की सियासत देखी है पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल. वही तो नतीजा है. उसी हिसाब से तो आज वो उनकी बॉडी लैंग्वेज या बोलचाल का तरीका तो वही है. लेकिन वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को भी क्रिटिसाइज करती हुई नजर आई आज. जी. अब देखो ना, ऑब्वियसली जैसा कि हमारे कश्मीरी में कहावत थी, कश्मीर में एक कहावत हुआ करती थी, सेब को देखे सेब रंग पकड़ता है जी. तो बस ये मुझे लग रहा है कि ये वही चीज है. बबीता जी, उनका कहना है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है. उन्होंने हिंदुइज्म को नहीं कुछ कहा है, बल्कि हिंदुइज्म तो बहुत खूबसूरत मजहब है, उसमें अमन, शांति, भाईचारा और आपसी मोहब्बत का दर्स दिया जाता है. ये हिंदुत्व की बात कर रही है, उनका कहना है. अब देखो ना, उनको लगता है ना, उनको लगता है कि जैसे मान लो कि अगर हमने जय श्री राम किया तो जय श्री राम के पीछे हम कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई. मगर मुझे लग रहा है कि जब से हमारी बीजेपी पार्टी सेंटर में आई है, ज्यादा दर्जा हमारी पार्टी ने, मुझे लग रहा है, मामलों को ही दिया है. ये तो नतीजा दिख गया ना इनको. बेशक हम लोग जीते नहीं कश्मीर में, मगर हमारा वोट बैंकिंग इतना रहा वहां पे, वो तो इन लोगों को पता चल ही गया. वो तभी पॉसिबल हुआ जब हमारी पार्टी ने हिंदुइज्म ना किया, क्योंकि उन्होंने एक जैसा दर्जा सबको दिया. ठीक है, मुदस्सिर ठोकर साहब से इसका रिस्पांस ले लेते हैं. ठोकर साहब, जिस तरीके से अभी बबीता जी कह रही हैं कि जी को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ. बबीता जी, आपका ये रॉन्ग स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास है. हम कश्मीरियों ने महबूबा मुफ्ती को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उसने बीजेपी के साथ अकॉर्ड किया. माइंड इट, रिमेंबर इट. कश्मीर हैज नेवर एक्सेप्टेड बीजेपी गवर्नमेंट. We are here being governed by still LG गवर्नमेंट, जिसको हमने आज तक डेमोक्रेसी के अंदाज से, जिसको हमने आज तक कभी वोट नहीं किया है. We are being forcibly ruled here.
हमने पीडीपी को इसलिए नौजवानों ने वोट नहीं दिया क्योंकि महबूबा जी ने उस दिन बीजेपी के साथ अकॉर्ड किया है, उस बुनियाद पे महबूबा जी को वोट कश्मीर में नहीं मिले। ये मत आप कहिए कि कश्मीर से महबूबा जी के पार्टी को वोट इसलिए नहीं मिले कि उसने कुछ किया ही नहीं। उसने एक ही गलती की थी कि उसने बीजेपी को हाँ, लेकिन फिलहाल वो ये कह रही हैं, बबीता जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, नफरत नहीं फैलाती है, और इल्तिजा मुफ्ती जो बयान दे रही है वो गलत दे रही है। यही वजह है कि मुसलमान बीजेपी के साथ है। बीजेपी तो मोहब्बत फैलाने वाली है ना, तभी तो कश्मीर में 50 सीटें लिए इन्होंने। ऐसी बात नहीं है, हमने कितनी सीटें ली वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए इतना काफी है कि वहाँ के मोमडन्स ने हमें 5 लाख से अब वोट किया। हमारे लिए वो बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है। रही बात आपकी, सुनिए, रही बात आपकी ये कि आपने महबूबा मुफ्ती को इसलिए नहीं चुना कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने, सुनिए आप बात सुनने का भी मैदा जी, एक बार बबीता जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा ठोकर साहब। हाँ, तो आपने ये कहा कि हमने महबूबा मुफ्ती को वोट इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन रखा था। तो जिस हिसाब से एनसी जीत गई है, हो सकता है जब एनसी का काम कहीं से ना निकले, क्योंकि काम उनको तो गठजोड़ सेंटर के साथ रखना ही रखना है। अगर उनका काम नहीं निकला तो वो तो बीजेपी के साथ आएंगे, कहाँ जाएंगे फिर? उनका काम तो पार्टी ने ही करना है, बीजेपी ने ही, सेंटर ने करना है। क्योंकि उमर साहब का तो दूसरे ही दिन बयान बदल गया था कि हमें जी सेंटर के साथ वाबस्ता रखना पड़ेगा, उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा। तो क्या आगे आने वाले इलेक्शन में आप एनसी को भी वोट नहीं करोगे, फिर किसको करोगे? नहीं, तो सेंटर में उनकी बीजेपी की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है तालमेल की बात कर सकते हैं। आप तो कुछ कह रहे थे मुदस्सिर ठोकर साहब। बबीता जी ने एक ह्यूमनिस्टिक ट्वीट को पॉलिटिकल रंगत दी, इसलिए मुझे ये पॉलिटिकल बात करनी पड़ी यहाँ पे। बताना चाहता हूँ मैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे फुल मेजॉरिटी में सीट्स ले। क्या ये हमारा हक नहीं है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले? नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि एक बार स्टेटहुड का वापस मिले दे विल यूज द सेम टैक्टिक्स दैट हैज बीन यूज्ड। नहीं पता है हमें कि एनसी ने हमारे साथ कहां पे गद्दारी की है, पीडीपी वालों ने कहां पे। छोड़ दीजिए पीडीपी, छोड़ दीजिए एनसी, इन्होंने क्या गद्दारी की, क्या अमल किया। लेकिन फिलहाल जो मसला बना हुआ है यहाँ पे ठोकर साहब कि जम्मू कश्मीर काफी सेंसिटिव एरिया है, वहां के लीडरों के ऊपर निगाह रहती है लोगों की, और एक स्टेटमेंट से पूरे माहौल को खराब किया जा सकता है। उसके बावजूद इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि हिंदुत्व समाज में जहर है। मैं बात रखूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बात रखिए। हक है बात रखने को, तो मैं बात रखता हूं। प्लीज प्लीज बोलिए। इल्तिजा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सनातनी धर्म है, वहां पे फोर्स और वायलेंस की जगह नहीं है। अगर कोई फोर्स कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, कौन है वो लोग? एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? अगर बच्चों को जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है, एक सनातनी, एक सच्चा हिंदू कभी भी गलत नहीं करेगा। वो किसी की जान नहीं लेते हैं, शाहकारी है, जान नहीं लेते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता जो लोग ये करते हैं उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। बबीता जी, क्या इख्तलाफात हैं? उनका कहना है कि हिंदू या हिंदुइज्म से जुड़े हुए लोग अच्छे हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज्म से जुड़े हुए, एक्सट्रीमिज्म में जो लोग हैं वो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। किसी जगह नहीं लिखा हुआ है भगवत गीता में, किसी जगह नहीं लिखा है इनको कि आप मारदार करो। जी बबीता जी, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदू मजहब के मानने वाले नहीं बल्कि हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग। तो इसमें नाराजगी किस बात की है? मजहब को दोष क्यों? भगवान राम को दोष क्यों? बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूं बबीता जी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुदस्सिर साहब आप कह रहे थे कि चीज़ें जो है इसमें हिंदुइज्म की तरफ कोई उंगली नहीं उठाया, लेकिन एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, हम भी जानते हैं। और हम अभी यहाँ पे सावरकर जी का भी कोट कर देंगे जिन्होंने इस तरह की बयान दी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुत्व से जुड़े हुए जो लोग हैं या ख़ुद को जो हिंदुत्व का मानते हैं, वो आमतौर पर हिंदू मज़हब से ही जुड़े हुए लोग हैं, तो इसी वजह से उनकी जज्बात आहत होते हैं। किसी दूसरे इंसान को या
दूसरे किसी मजहब को ठेस पहुंचाता है वो इंसान ही नहीं है, मजहब की तो बात दूर है। आपने बखूबी फरमाया कि हिंदू है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। मजहब के नाम पे दंगा करना वो इंसान है ही नहीं, है ही नहीं इंसान। बिल्कुल ठीक है, बबीता जी से इसका जवाब लेते हैं। बबीता जी, जिस तरीके की बातें आ रही थी, उनका कहना है कि हिंदुत्व को हमने गलत कहा है, हिंदुइज्म को या हिंदुइज्म से जुड़े हुए लोगों को नहीं कहा। देखिए सर, मेरी बात सुनिए जी। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? वो कौन से मजहब में लिखा हुआ है? जो तो उनको तो आज सभी के सभी कंडेम्ड कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आज सामने आया कि यहाँ पे हिंदुस्तानी हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, वहां जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल। तो मगर ये तलवारें दिखानी, ये करना, वो करना, हमारे हिंदुओं ने तो ऐसा नहीं किया। बताओ किस हिंदू ने किसी मुस्लिम की जान ली? किस हिंदू ने कत्लेआम किया? जो किया तो इन्हीं की तरफ से हुआ ना। आज एंटी इनको अच्छी लग रही है। वो टाइम कहाँ था जब कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए? वो वहां उस वक्त कौन सी बीजेपी थी? उस वक्त इन्हीं की सरकार तो थी ना। उस चीज का भी तो वो नरसंहार जो हमारा हुआ उस टाइम, आज तक सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। इतना किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जो 32 सालों से दरबदर हो रहे हैं, हमारी 2-2 पीढ़ियां खत्म हो गई, हमारे दादा फादर, आगे हम लोग भी अब कितना टाइम दिएंगे? तो इनको ये सियासत नहीं दिख रही है, ये उल्टी सीधी सियासतें कर रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा, कि कब हम लोगों को वापसी होगी, कब ये अगर ये अभी एनसी सरकार आई उठाए ना तो तब स्टेप हमें वापस लाने का, हमें भी लगेगा कि इनको हिंदू चाहिए भाई। नहीं तो इनके मुस्लिम बच्चा लाल चौक में आके इतनी सी ये बात करेगा कि यहाँ जी मंदिर भगवान किया जा रहा है, हमें नहीं पसंद है ये सब। क्या वो बयान हम भूल गए? ये अभी दिवाली की ही बात है सर। हाँ, लेकिन देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोशिश में लगी हुई है। ऐलान भी हुआ है, अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि मंदिरों के रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। तो कोशिशें तो हो रही है। फिर आप ये दिखाइएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, तो फिर मुल्क के हालात पे भी कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी ना बबीता जी। जी बिल्कुल। देखो मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक छोटी सी वर्कर हूँ जी। मैं कुछ अपने आप को ज्यादा नहीं समझती हूँ, मगर यह है कि देख देख के हम भी तो पक्के हो रहे हैं, हमें भी पता चल रहा है ना कि क्या कुछ हो रहा है। जब छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है तभी जाके वो मीडिया में आके बातें करते हैं। उनके वीडियोज ये खुद शेयर करते हैं कि देखो जी हमारे बच्चे, अगर ये अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको ये भी तो सिखाए ना कि हमारे 2 कौमें या 3 कौमें इस कश्मीर में रहती थी। ये कहते हैं कि हम जी, देखो इल्तिजा मुफ्ती जी ने तभी ये बातें करी जब उसके दिमाग में नफरत बोई गई है। अगर नफरत नहीं बोई गई होती आज उसके ये बयान नहीं आते। ठीक है मुदस्सिर ठोकर साहब। देखिए बबीता जी ने एक अच्छी बात कही यहाँ पे, जिससे मैं सहमत रखता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ। 1987 में जो भी हुआ गलत हुआ, ये वही जानता है जो अपना घर छोड़ता है। एक तो घर छोड़ना, दूसरा मजबूर होके छोड़ना। आई कुड फील द पैन कि जो हमारे जमाना इस कश्मीरी में उनको हम बोलते हैं बटबुआई, तो शी इज माय सिस्टर देयर एंड आई कुड फ्रॉम हर वॉइस आई कुड फील कि दैट शी बिलोंग टू फ्रॉम कश्मीर। हम ये दर्द खूब समझते हैं, बट उस वक्त कंडीशंस ही ऐसे थे, और कंडीशंस बनाने वाले कौन थे? शायद जगमोहन जी, वो शायद कश्मीरी। बिल्कुल। 1987 में जो ही रेगिंग की इलेक्शंस में, क्या उन्होंने, मोहम्मद यूसुफ ने उस वक्त जो इलेक्शन लड़ा था शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लड़ा। फिर रेगिंग हुई, एज अ रिजल्ट जो अपोजिट होता है, थर्ड पार्टी जो होता है, वो बोलता है ये डिवाइड एंड रूल। वही हुआ हमारे कश्मीर में, और आज तक उस रिगिंग के वजह से आज तक कश्मीर के हर गांव में कब्रिस्तान भरे हुए हैं। हमारे जो हिंदू भाई है, हिंदू बहनें हैं, वो घर से बेघर हो गई और दर दर के ठोकरे जम्मू और तपती हुई धूप दिल्ली में रहे बिना सर के।
ये सब 1987 की वजह से हुआ। और 1987 मैं ओपनली बोला, संपत प्रकाश ओपनली बोला कि 1987 किसने किया, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, बीजेपी की हुकूमत। एक्शन लीजिए। 10 साल से आप कश्मीर में हो, आपको नहीं पता 1987 में रैगिंग किसने की, ये पूरा कश्मीर किसने बर्बाद किया? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो फिर? इट्स ऑल अ पॉलिटिकल ड्रामा, नथिंग एल्स। बबीता जी, जो चीजें आपने कहा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा था, बीजेपी के ही लोगों ने वो सारी चीजें क्रिएट की थी, ऐसा मुदस्सिर साहब का कहना है। देखिए सर, एक पार्टी इसको बचा के रख रही है, एक पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस चीज को तैयार कर रही है, दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए बीच में पिस रहा है हिंदू। उन्होंने यूज किया वोट बैंक के लिए, उन्होंने निकाला वोट बैंक के लिए, इन्होंने बचाया वोट बैंक के लिए, दोनों चीजों में पिस रहा है हिंदू। कैसे हिंदू कैसे पिस रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हिंदू, देखिए हिंदू ही पिस रहा है। अब जो विस्थापित है वो कौन है? वो हिंदू ही है, हिंदू ही तो है। नहीं, सवाल असल में इस वजह से भी है क्योंकि देखिए जो बातें हुई अभी, जो कांड हुआ, चप्पल से बच्चे को मारा जा रहा था, जिसपे इल्तिजा जी का बयान सामने आया, तो इस तरह के और भी वाकयात होते रहते हैं पूरे मुल्क में अलग अलग जगह पे। तो वहां पे कहीं न कहीं एक खास जाति धर्म के लोगों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, और हुकूमत में तो आप हैं, तो सवाल आपसे होगा ना। देखिए यही तो सियासत है, खाली सियासत हो रही है। ये तो दिन में ऐसे कांड पता नहीं कितने होते हैं, दिन में ऐसे कांड पता नहीं कितने होते हैं, उन पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक बात को पकड़ के तो बस हिंदुत्व पे आ गया, जय श्री राम पे आ गया। पहले भी कई बार ऐसे सवाल उठे थे कि हम जी सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, पता है सारा कुछ। अब क्या ही कह सकते हैं। नहीं मैम बोलिए, आप ऐसा नहीं है, आप मुद्दा बनाना होता है इनको, और कुछ नहीं, इनको मुद्दा बनाना होता है। नहीं देखिए, अगर बीजेपी ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान नहीं दे सकती, सेंसिटिव एरिया है जम्मू कश्मीर और वो एक बड़े पोस्ट पे हैं, पीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उस बात में कहीं ना कहीं समझ में आती है कि हाँ, ये प्रीवियस में ऐसे पास्ट में हमने कई चीजें देखी है। लेकिन फिलहाल किसी गलत चीज को कंडेम्ड करना कहां से गलत हो सकता है, मैं यही चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा। तो जो गलत है वो गलत है, हम तो यही कहेंगे जो गलत है वो गलत है। तो खुद बीजेपी जो पावर में है, इस सब चीजों को कंडेम्ड क्यों नहीं करती या रोकती क्यों नहीं है? कोशिश कर रही है, जैसे आपने अभी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है हर एक चीज पे। तो देखो गदर साफ होते होते तो टाइम लगेगा ना। ये वो घर का गदर तो है नहीं, गटर है जो फटाफट से झाड़ू पोछे वाला लगाया साफ हो गया। ये तो हिंदुस्तान है पूरा। आखिर देखिए बबीता जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात आपने भी कही, ये चीजें सही है कि धीरे धीरे बीजेपी काम कर रही है, आपने कहा कि और उसे धीरे धीरे साफ किया जाएगा, अच्छी बात है। सवाल ये है कि देखिए आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, और बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है, देश उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो आपसी भाईचारा, मोहब्बत, अमन को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के बड़े लीडरान बयान दें, स्टेटमेंट दें। देखो भाई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ये मुल्क सभी का है और ये कानून से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो, ये तो हमारा गुलदस्ता है, सारे जहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इसलिए इसमें बस खाली ये सियासत गरमाई जा रही है और कुछ नहीं है। बाकी हर एक मुद्दों पे काम बीजेपी कर रही है। ठीक है, तो बबीता जी ने एक्सेप्ट ये बात किया कि वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम सब एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं जो अपनी खुशबू महकाएंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मुदस्सिर साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, बीच में भी बबीता जी कह रही थी कि आखिर यहाँ के बच्चे, कश्मीर के नौजवान कब आएंगे आगे और ये कहेंगे कि देखो तुम्हारे साथ जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, हम तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने सीने से लगाएंगे। तो आप न सिर्फ कश्मीर के बाशिंदे बल्कि एक पढ़े लिखे नौजवान होने की सूरत में आप लोग कब आगे बढ़ करके सभी को गले से लगाएंगे और मोहब्बत और भाईचारा फैलाएंगे? हमारे बीच में नफरत थी ही कब? जितना दुख इनको कश्मीर छोड़ने का है, उतना हर एक कश्मीरी को अपना जो ये नेबर था पंडित, उससे बिछड़ने का है। आप नहीं देखते हो आए दिन
वीडियोस में सोशल मीडिया में जो वीडियोस आते हैं कि कोई 10 साल 15 साल बाद कोई पंडित अपने रिहायशी गाह पे आता है तो कश्मीरी उससे ज्यादा रोते हैं, गले मिल मिल के फूट फूट के रो रहे हैं। व्हाट इज दैट? हम इनविटेशन तो गेस्ट्स को किया जाता है, अपने आते हैं, बैठते हैं, मिलजुल के बैठते हैं। तो यानी ये साफ हो गया है कि आवाम के दरमियान, आम लोगों के दरमियान इख्तलाफात नहीं है। जिस तरह के प्रेजेंटेशन हो रही है चीज़ों की और जिस तरीके से नुमाइश दिखाई जा रही है वो यकीनन एक सियासत है। और सियासत में जिस तरीके से भड़काऊ भाषण या फिर एक दूसरे को बांटने की, नफरत की राजनीति अगर होती है तो आवाम को भी इससे दूर रहना चाहिए और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि सभी को एक ही गुलदस्ते में पेश करके, बना करके रखें, जिस तरीके से बबीता जी कह रही थी। बबीता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। और मुदस्सिर ठोकर साहब, डॉक्टर मुदस्सिर ठोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।